जाणीव। रोखोक बातम्यांसाठी पाहत राहा जाणीव मराठी। होऊ द्या जाणीव। लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आपल्या हक्काचे चॅनल जाणीव मराठी। कार्यक्रम के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ हमारी महाराष्ट्र की जनवादी महिला समिति का यहाँ सम्मेलन होने जा रहा है। आज से शुरू है। 350 महिला डेलीगेट हैं और आज एक पब्लिक मीटिंग होगी, तो जनसभा होगी, तो उसके लिए मैं आई हूँ। तो कॉमरेड ने बताया कि यहाँ प्रेस वालों से मिलना है, पार्टी की बात कहना है यहाँ, तो इसलिए मैं आप सबसे मिल रही हूँ। हमारे जिला कमेटियों में इस बार 3 महिलाएं चुने गए हैं एज डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, और उसमें से एक महिला यहाँ सतारा की है, और ये है हमारे साथी आनंदी जी। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी चुनी गई हैं सम्मेलन में, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं सतारा में आई हूँ। अभी 8 साल मोदी जी की सरकार के संबंध में पूरे देश भर में प्रचार चल रहा है कि मोदी जी ने क्या क्या किया, और कुछ ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं मोदी जी के लिए। मेरे ख्याल में हमारे इतिहास में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी हैं, उनके संबंध में जो देश को आज़ाद करवाने के लिए जो अपनी जान की कुर्बानी दी, उनका भी जब नाम लिया जाता है तो इस प्रकार की शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जो आज भारतीय जनता पार्टी एक नई संस्कृति हमारे देश में लाने का प्रयास कर रही है और एक व्यक्ति की पूजा के रूप में यहाँ कर रही है, जो मैं समझती हूँ जनवादी तौर तरीके से परे है। अगर कुछ हकीकत भी होती इन बातों में तो समझ में भी आती, लेकिन 8 साल में जो मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है, उस पर निश्चित रूप पर एक बात कहा जा सकता है कि 8 साल की कार्यकाल में एक रिकॉर्ड ज़रूर कायम हुआ है, और वो रिकॉर्ड है कि हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता की बढ़ोतरी। हमारे देश में आज कुछ ऐसे बड़े पूंजीपति हैं जो एक दिन में 10,000 करोड़ रुपया कमाते हैं। 10,000 करोड़ रुपया, जहां दूसरी तरफ हमारे देश के 61% जनता 14,000 से नीचे महीने में कमाती है। 8 साल के कार्यकाल में बड़े पूंजीपतियों की जो मुनाफे की जो बढ़ोतरी हुई है, उसकी कीमत आज हिंदुस्तान की जनता को चुकानी पड़ रही है। एक और रिकॉर्ड मोदी जी ने कायम किया है, वो है महंगाई की। आज जो महंगाई आसमान छू रही है, वो कोई प्राकृतिक कारण से नहीं, इसलिए कि मोदी जी बड़े पूंजीपतियों की टैक्स नहीं करते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब पर ऐसे टैक्स लगाए हैं, ऐसी ड्यूटी लगाए हैं कि हर साल 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ रुपया खजाना में भरा जा रहा है और लोगों की जेब खाली की जा रही है। तो महंगाई का रिकॉर्ड, असमानता का रिकॉर्ड, सामाजिक न्याय के खिलाफ आज एक बात है कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं मोदी जी करवाना चाहते हैं। तो आर्थिक रूप में हमारे देश की जो संपत्ति है उसकी प्राइवेटाइज करके वो बेच रहे हैं। ये सारे रिकॉर्ड पिछले 8 साल के हैं, और इसके संबंध में बीजेपी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ उनकी बुलडोज़र पॉलिटिक्स चल रही है। बुलडोज़र पॉलिटिक्स का मतलब संविधान, और मैं बुलडोज़र को एक मशीन के रूप में नहीं देखती हूँ, मैं बुलडोज़र एक विचारधारा के रूप में देखती हूँ, एक नीति के संबंध में देखती हूँ, जो उनकी संकीर्ण आरएसएस एजेंडा से संबंध है। आज
आरएसएस की चीफ मोहन भागवत ने पूछा एक सभा नागपुर में कि ये लोग हर मस्जिद के पीछे एक शिवलिंग को क्यों ढूंढ रहे हैं। भागवत जी, आपके लोग, आपकी फौज, आपकी संघ परिवार आग लगाने के बाद आग लगा दी और उसके बाद आज आप ये सवाल कर रहे हैं। तो हर मुद्दे पर बीजेपी आरएसएस देश को विभाजन करने की नीति अपना रही है। महंगाई रोक नहीं सकते, रोजगार दे नहीं सकते, लोगों की जो पीड़ा समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आग लगाने के लिए बुलडोजर सामने है। देश भर में मजदूर, किसान, मेहनतकश लोग देश को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए और अपनी जीविका और जिंदगी बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे देश की आम विपक्ष दल क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, मैं उसके लिए जवाबदेही नहीं हूँ। लेकिन निश्चित रूप पर मैं लेफ्ट की तरफ से कह सकती हूँ और विशेषकर सीपीआईएम की तरफ से कह सकती हूँ कि जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के अत्याचार हो रहा है, वहाँ आप हमारे लाल झंडे को देखेंगे। हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हमारा कोई सरेंडर नहीं, हमारे किसी भी कदम पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। 40% से ज़्यादा नहीं है, 40% के आसपास है। मतलब 60% लोग हमारे देश में बीजेपी के खिलाफ ही वोट दिए हैं। ये हकीकत है। दूसरी बात है, सत्ता को इस्तेमाल करके अगर आप पैसे की भी बात देखते हैं तो बीजेपी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मैं समझती हूँ बिल्कुल भ्रष्ट हथियार है, भ्रष्ट करप्शन का सीमा पार है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देश की जनवादी प्रणाली में आप लोगों को हजारों करोड़ रुपया का हिसाब कौन आपको दे रहा है, ये पैसा, ये आपको पैसा क्यों दिया जा रहा है, उसके जवाब में आप देने वालों को क्या तोहफा दे रहे हैं, उसका नाम ही आपने छिपा दिया है। तो जितना पैसा जो आंकड़े आ रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया बीजेपी के पास है, तो ये पैसे के बल पर हमारी पूरी जनवादी प्रणाली को भी हाईजैक कर रहे हैं। एक दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। और तीसरी बात, ये ईडी, सीबीआई, जितने भी इनके हथियार हैं, वो सबको इस्तेमाल करके उसके खिलाफ कर रहे हैं। यही आपने देखा आर्या खान की केस, किस तरह ब्लैकमेल किया गया, किस तरह पूरे राजनीतिक माहौल बनाने का उन्होंने प्रयास किया। और जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, आप उनके खिलाफ इस प्रकार की केसेस लगाकर दबाव डलवाने के प्रयास कर रहे हैं। ये क्या जनवादी प्रणाली के लिए अच्छा है? बीजेपी के लोग सब दूध के धुले हुए हैं। तो ये जो एक जनवादी प्रणाली को सबटाश करने का जो इनका पूरा एक रोल रहा है, मैं समझती हूँ हमारे जनता भी समझ रही है। जम्मू में आप क्या मानते हैं? ये बर्बर हत्या है, ऐसे शब्द नहीं है पहले। ये आतंकियों को और ये जो मिलिटेंट्स हैं, इनकी कायरता अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर और महिलाओं के ऊपर जिस तरह इन्होंने किया है, ये बिल्कुल बर्बर हत्या की हम सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया और इसके साथ साथ कोई भी सिविलियंस हो वहाँ, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या कश्मीरी क्यों न हो। इनफैक्ट अगर आंकड़े दिखाई दिए तो आप देखेंगे कि वहाँ जो कश्मीरी हैं, जो मुसलमान हैं, उनके ऊपर जितनी हत्याएं हुई हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने हथियारों के खिलाफ संघर्ष किए, एकजुट हुए हैं।
370 हटाने का कारण जो मोदी सरकार ने कहा कि कश्मीर और हिंदुस्तान में जो प्रॉब्लम्स है वो सब मिट जाएंगे। हकीकत क्या है कि 370 हटाने के बाद मोदी जी ने दिल्ली का राज वहाँ चलाया। तो जो कुछ हुआ पिछले 2 साल में, ये सारा कुछ दिल्ली के राज के अंतर्गत हुआ। वहाँ दिल्ली का राज है, वहाँ जनवाद नहीं है, वहाँ इलेक्शंस नहीं हुए, वहाँ डायरेक्ट वो राज कर रहे हैं। और उस राज में इस प्रकार की अटर फेलियर, उनकी दिवालियापन साबित होता है। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो आपने वहाँ लगाए हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो वहाँ आपने लगाए हैं, आपकी जितने भी नारे हैं वो सब कहाँ है ज़मीन पर? कल होम मिनिस्टर सिक्योरिटी ऑफिसर की मतलब वो NSA से जाके मिल रहे हैं, क्या है? अभी तक आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई, अभी तक आपको कोई पता नहीं था। देखिए, जब तक पॉलिटिकली आप हस्तक्षेप करके कश्मीर की जनता की जो हस्तक्षेप है आतंकियों के खिलाफ जनता की, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को आपने पूरा दबा दिया है, आपने पूरा सप्रेस किया है। जो शक्तियाँ वहाँ हैं जो लड़ सकते, आपने पूरा दबा दिया है। और आज आप जो हेल्पलेसली देख रहे हैं कि अनाम सिविलियंस की इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, तो ये पूरे तौर पर मोदी सरकार की अटर फेलियर का एक छवि सामने है। एजेंडा है, जैसे मैंने आपको कहा, पहले है विचारधारा। आज विचारधारा का एक बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष चल रहा है। वहाँ केवल वोटों के लिए संघर्ष नहीं है, लोगों की दिल और दिमाग के लिए संघर्ष है। और उस दिल और दिमाग की संघर्ष में CPM आगे है। क्यों? क्योंकि हमारा विचारधारा मोदी जी खुद समझ रहे हैं और बोले भी कि इनका तो सरकार केवल एक प्रदेश में चल रहा है, लेकिन इनका विचारधारा खतरनाक है। तो मैं कहती हूँ आज आपके द्वारा, ज़रूर खतरनाक आपकी विचारधारा के लिए है, क्योंकि हम दूसरे पार्टीज जैसे हम कोई झुकते नहीं हैं। इसलिए पहला हमारा स्ट्रैटेजी है, जो इनकी गलत इतिहास को तोड़ मरोड़ करके जो वो पेश करने का प्रयास कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, अभी जो टेक्स्ट बुक्स को बदल रहे हैं, अभी फुले को उन्होंने कर्नाटक की टेक्स्ट बुक से हटा दिया, अंबेडकर को रखा, फुले को हटा दिया, भगत सिंह को हटा दिया, VD सावरकर को रखा, हेगडेवार को रखा है। ये एक बड़ा संघर्ष है और उसके खिलाफ आप देखेंगे आज CPM कर्नाटका में सबके साथ मिलकर अभी हम लोग इसके विरोध में कर रहे हैं और कुछ सरकार को डिफेंसिव में डालें। तो फर्स्ट पॉइंट है विचारधारा। दूसरी बात है अपने ऑल्टरनेटिव विजन। सिर्फ मोदी जी के खिलाफ हमारा नहीं, हमारा एक वैकल्पिक दृष्टि है नीतियों के आधार पर जनता की भलाई के लिए। तो वो नीति क्या है हर चीज़ पर, उस पर हम जनता के बीच जाकर पेश करते हैं। तीसरी बात है अपने स्वतंत्र संघर्ष मजबूती के साथ, जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ शोषण है, वहाँ लाल झंडा को लेकर जाओ। और चौथी बात है, जो भी साथी इस बुलडोज़र को रोकने के संघर्ष में हमारे साथ आना चाहते हैं, हम हाथ में हाथ मिलाकर हम लड़ने के लिए वो है कहाँ। कांग्रेस को भी ये मैंने आपको साफ बताया, ये ED का हथियार इस्तेमाल करके ये डेमोक्रेसी को और जनवादी प्रणाली का अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं और उसकी जो है ना हमला, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। इसलिए हम उसका सख्त विरोध भी करते हैं। लीडर को इस रूप में जो वो टारगेट कर रहे हैं। हकीकत ये है कि आज जितना भ्रष्टाचार है, जो हजारों करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार अभी मैंने बताया इलेक्ट्रल फंड्स और सबके ऊपर है,
ये सब बीजेपी और आरएसएस के हैं पूरे तौर पर। लेकिन ईडी, सीबीआई, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब तोता के जैसे हैं, तो अभी तोता नहीं, ये एक हथियार के रूप में बन गए हैं कि जो बोले उसको कर लो बराबर। जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं और जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर जब ऑपोजिशन में है तब वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, केस लगा लो। जैसे वो इस तरफ आ जाएगा तो भैया मोदी जी की स्पेशल दूध रखा हुआ है, वो गाय की है या कौन सी दूध है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे वो धुल जाते हैं। अभी देखिए ना, हार्दिक पाटिल के ऊपर क्या लगाया था, सेडिशन का केस। जैसे वो बीजेपी में चला गया तो बिल्कुल देशभक्त बन गया। तो इस प्रकार कितने केसेस हैं, कितने लीडर्स हैं। बंगाल में देखिए, जब वो किसी और दल में थे तब उनके ऊपर पूरा केस लग गया। जब वो बीजेपी में आ गए तब भैया इनसे ज़्यादा कोई पाक साफ हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार की, और मैं कहती हूँ इस प्रकार की जो इंस्टीट्यूशंस को वो बिल्कुल तोड़ रहे हैं ना, इससे पूरा हिंदुस्तान का सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो रहा है। आपके ऊपर छोड़ते हैं जो सेफोलॉजिस्ट हैं, हम लोग तो ज़मीन पर खड़े होकर लड़ने वाले हैं, बाद में देखी जाएगी क्या होगा। मैम एक सवाल है कि जब भी संसद में मैंने आपको बताया ना, अभी एक गैप बन गया है और ये उसमें हमारी भी निश्चित रूप से कमज़ोरियाँ हैं जो हम लोग पहचान लें और उसको फिलअप करने की प्रयास करें। तो हमारी अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं ज़रूरी, और हम कैसे उसको समझकर उसको पूंजीपतियों का जो बल होता है, बता, लेकिन पहले मैं बताना चाहती हूँ अपनी कमज़ोरी। हम सिर्फ दूसरों के ऊपर डालकर तो बात नहीं बनती, तो हमारी भी अपनी कमज़ोरी है। लेकिन हकीकत ये है कि आज पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स बहुत बन रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और ये देखिए, सिर्फ सीपीएम के लिए चिंता की बात, कोई साधारण औरत या भाई आज क्या चुनाव में खड़े हो सकते हैं। इवन एक मुखिया के चुनाव में लाखों रुपया खर्च हो। हमारे कैंडिडेट्स जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, कहाँ से करोड़ों रुपया लेकर खड़े होंगे चुनाव में। और आजकल तो करोड़ों रुपया का खेल हो गया और पता नहीं इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है। आकर बैठे हैं, इनको बधाई देने के लिए भी मैं यहाँ आई हूँ। और कॉमरेड मरियम धावरे जो हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, और यहाँ आदिवासियों के बीच, गरीबों के बीच, महिलाओं के बीच इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि कुछ अभी जो यहाँ की स्थिति है और जो काम के अनुभव हो रहा है, तो कॉमरेड मरियम